हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के कुल टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से डैश सीटें हासिल करनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? चलिए इसी टाइप का आज प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? कृषि, स्वचालित वाहन, फिल्म और संगीत, पर्यटन। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो कृषि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर डाटा देखा जाए 2011 के जनसंख्या के अनुसार 54.6% कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों पर लगा हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक है, त्रिस्तरीय। तो इसमें सबसे नीचे यानी ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन होता है जिसको मध्यवर्ती स्तर पर बोला जाता है यानी ब्लॉक स्तर पर? तो वो होता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति, सॉरी, पंचायत समिति। ठीक है, और तीसरा जो होता है और सबसे ऊपर वो होता है आपका जिला स्तर पर, जिसको जिला परिषद कहा जाता है। तो कौन कौन से हुआ? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति यानी पंचायत समिति हो गया ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद हो गया आपका जिला स्तर पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सिरका किसका व्यापारिक नाम है? एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सिरका का व्यापारिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? ये जो छोटा नागपुर का पठार है आपका झारखंड में है, झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो किसके लिए, किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? ऊनी कपड़े, गुफा वाले मंदिर, जैव विविधता, खनिज और भंडार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
5वां प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद। तो भारतीय विदेश नीति पर जो निर्णय लेता है वो मंत्रिपरिषद लेता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। विदेश नीति निर्णय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लिया जाता है। देखते हैं 6ठा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? ए विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी उदयन, डी कुमारगुप्त। तो मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। किसका पुत्र था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु लिख देते हैं। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। इसी ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, जिसको अभी पटना बोला जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सामाजिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझ, सिनेमा, विश्व शांति। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कर्ण, मस्तिष्क, आँखों, यकृत। ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। कहा है शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आँखों में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी है गीत का संकलन चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में, कश्मीर का एक इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो कल्हन द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी, ये कश्मीर का इतिहास है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, डैश में बी.आर. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर बातचीत की? 1933, 1932, 1931, 1933। तो 1932 हो जाएगा आपका पूना पैक्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको पूना समझौता भी लिखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया? फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, फिलीपींस। 13वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा ये हो जाएगा भारत और पाक यानी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A डैश का प्रावधान करता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, राज्य की परिभाषा, ग्राम पंचायत का संगठन, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये जो अनुच्छेद 39 का ए है, 39 का ए, यह क्या है? राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को
मुफ्त में कानूनी मदद मुहैया कराएं। तो इसका मतलब वही हुआ, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कराया है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। 16वां प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से डैश सीटें हासिल होनी चाहिए? 1/8, 1/4, 1/10, 1/6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/10 सीटें कम से कम हासिल होनी चाहिए, तभी लोकसभा में विपक्ष का नेता बना जा सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में क्या होता है ना कि 543 सीटें हैं, तो आप 272 ला के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर अपना सीट नहीं आया तो आप गठबंधन कर लीजिए किसी से, दूसरा पार्टी से, 272 आपको लाना होगा। लेकिन अगर विपक्ष का नेता बनना है ना तो उसमें अकेला 1/10 सीट लाना होता है, ना कि गठबंधन करके। गठबंधन करके सीट 1/10 लाइएगा तो विपक्ष का नेता नहीं बना जा सकता, ऐसा नियम में नहीं है। सिंगल पार्टी होके आपको 1/10 लाना पड़ेगा, गठबंधन से विपक्ष का नेता नहीं बना जाता है, सरकार भले बन जाता है गठबंधन करके। देखते हैं 17वां प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे रफ़ी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, बेनेगल नरसिंह राव, के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, इन्हीं का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ऑप्शन ए 2017-20, ऑप्शन बी 1960-62, ऑप्शन सी 1947-51, डी में है 66-69। तो कहा है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1966 से 1969। देखते हैं 19वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शराबबंदी का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 37। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शराबबंदी का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। देखते हैं 20वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी, इनमें कौन उन 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है? कंघा है, केस है, कीला है, कड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी, इनमें से कौन उन 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है? तो कीला जो है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 5 वस्तुओं में कौन कौन शामिल है? आपका एगो कंघा हो गया, आपका एगो केस हो गया जिसको बाल बोला जाता है, आपका कड़ा हो गया जो हाथ में लोहे का पहना जाता है, और ये जो कंघा है ये लकड़ी का रहता है। ठीक है, लकड़ी का कंघा रहता है। आपका कड़ा जो है ये लोहा का होता है। ठीक है, आपका कितना हो गया? कंघा 1, केस 2, कड़ा 3, एक होता है किरपान। किरपान कितना हो गया? 4 हो गया। किरपान क्या होता है? इसको ये होता है लोहा का खंजर। ठीक है, खंजर टाइप का बना हुआ रहता है, यहाँ पर लिख देते हैं किरपान लोहा का खंजर होता है। कितना हो गया? कंघा 1, केस 2, आपका कड़ा 3, किरपान 4, और एक टोकन बच गया, और एक कोई है अच्छा उसको बोला जाता है कचेरा, काचेरा। ठीक है, ये कोई टावल टाइप का होता है, यानी कपड़ा होता है शायद, अंडरगारमेंट आदमी बोलता है ना, उसी टाइप में होता है।
तो ये 5 होता है। कंघा लकड़ी का होता है, केस यानी बाल, कड़ा लोहा हो गया, लोहा का कड़ा, किरपान लोहे का खंजर और एक कचेरा, 5 होता है। यहाँ पर लिखा है ना 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी है, तो वही 5 हो गया। वो 5 में ऑप्शन सी कीला नहीं आया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। कहाँ है इनमें से कौन उन 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है, तो कीला शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। किसी राजनीतिक दल की सरकार बनने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों के वोट की आवश्यकता होती है? ये तो हम पीछे ही बता दिए। 102 सदस्य या उससे अधिक, 387 सदस्य या उनसे अधिक, 200 सदस्य या उससे अधिक, 272 सदस्य या उसके अधिक। तो ये इसका आंसर 272 हो जाएगा। लोकसभा में 543 होता है, उसमें आपको इसका आधा से ज़्यादा लाना होता है, तो इसका आधा से ज़्यादा आपका 272 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही यहाँ कह रहा था, किसी राजनीतिक दल के सरकार बनने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को वोट की आवश्यकता होती है। देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घास का मैदान है, इधर महाद्वीप दिया हुआ है, सेल्वास दक्षिण अमेरिका, पंपास यूरोप, वेल्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, घास का मैदान को डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। वेल्स आपका ये भी अफ्रीका है, ये भी सही है। ये जो पंपास है बी नंबर वाला, ये आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यूरोप में नहीं है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिण अमेरिका। तो ये जो पंपास है यही गलत हो गया, पंपास यूरोप लिखा था, नहीं, पंपास अर्जेंटीना में है आपका दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। कहा है ना सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर बी किस में है, ए सी, यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी जो है वो सुमिलित नहीं है। आपका सेल्वास दक्षिण अमेरिका में है, ये भी ठीक है, सिर्फ बी गलत था। अर्जेंटीना में है, तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूर्योदय और सूर्यास्त के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम में है, यानी जहां सबसे पहले सूर्योदय और सबसे अंत में सूर्यास्त होता है? बैंकॉक, टोक्यो, सिडनी, बगदाद। टोक्यो, हनोई, दिल्ली, लंदन। उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यूयॉर्क, लंदन, कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे पहले सूर्योदय, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो जापान में होता है, यानी टोक्यो हो जाएगा। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी टोक्यो में होगा, उसके बाद हनोई में होगा, फिर दिल्ली में, फिर लंदन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है? खाटू श्याम जी का मेला, करौली देवी मेला, ए और बी दोनों, रामदेवरा मेला। तो राजस्थान में जो लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है वो आपका खाटू श्याम जी का मेला हो जाएगा और करौली देवी का मेला। ये ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 24वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस क्वेश्चन में कभी कभी महाराष्ट्र भी होता है, उपजा किसी साल उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। तो आप लोग अपडेट रहिएगा, महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के मिलम हिमनद से निकलती है? देखिए क्या कह रहा है, उत्तराखंड के मिलम हिमनद। तो गौरी गंगा, सतलज, यमुना, गंगा। अब ये नहीं कि उत्तराखंड के मिलन हिमनद से तो गंगा लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के मिलम हिमनद से गौरी गंगा निकलता है, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, डॉक्टर विलियम गेट, हीरालाल चौधरी, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो क्वेश्चन क्या कहा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4, भाग 4। यह कितना से कितना तक में है? आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 हो जाएगा। अब देखिए, और भाग 1 है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। और 2 में क्या है? नागरिकता। लिख देते हैं नागरिकता। ठीक है, ये आपका नागरिकता कितना से अनुच्छेद में है? 5 से 11 में, 5 से 11। आपका भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जरूरी है, सबको देख लीजिए, अपडेट रहिएगा तो ठीक रहेगा। मौलिक अधिकार ये कितना से कितना है? 12 से 35 अनुच्छेद। ठीक है, कितना मौलिक अधिकार दिया गया था? 7 संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। वो जो है था, हुआ था ना संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया था? संपत्ति का अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार बना दिया था। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार को। देखते हैं 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 4थी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और आपका चौथा अनुसूची है ऑप्शन 1 में, यह है राज्य सभा में सीटों का आवंटन से, सीटों का आवंटन। ठीक है, और आपका डी है 10 क्या है? दल बदल विरोध कानून, विरोध। ऑप्शन 12 है सी में। 12वां में क्या है? नगर निकाय, नगर निकाय। ठीक है, कितना चीज देख लिए। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 4थी में क्या है? राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन। 10वीं में क्या है? दल बदल विरोध। और 12वीं क्या है? नगर निकाय। 30वां प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न। चैनल को नया देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? जब बैरोमीटर का पारा लिखा हुआ है, पर लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस चीज़ का द्योतक यानी संकेत होता है? ठीक है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस चीज़ का संकेत होता है? गर्म मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, सर्द मौसम, शुष्क मौसम। अचानक अगर नीचे गिरता है ना तो वो आंधी या झंझावात की संभावना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है नीचे की ओर तो बारिश होने की संभावना होता है, बारिश। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ, मौसम साफ होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है। तीनों चीज़ देख लीजिए, तीनों चीज़ में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आपका आंधी और झंझावात का संकेत होता है, और जब धीरे धीरे नीचे आता है
तो बारिश का, ठीक है। और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ये मौसम सांप का। तो दोस्तों आज यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।